अब हम बात करेंगे TIR के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हम देखना चाहते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। होता ये है कि ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री के इधर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। अब ध्यान आपको क्या रखना है, ये देखिए, ये हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस तभी देखते हैं जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे ये कोई पार्टिकल था, ठीक है, और यहाँ से लाइट रे निकली और निकल के इसके ऊपर टकराई। अब ध्यान से आप चीज़ों को देखिएगा। ठीक है, ये टकराई और टकराने के बाद देखिए ये डेंसर मीडियम था और डेंसर मीडियम में हम बोलते हैं एंगल आई है। तो ये जो बाहर की तरफ एंटर करे, बाहर की तरफ निकलेगी, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में कभी भी लाइट रे जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, इसे हम बोल देंगे आर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब एक और देखते हैं यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, एक और देखते हैं, ये गई लाइट रे और जब लाइट रे इस सरफेस से टकराई तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम समझ लेते हैं ये लाइट रे कुछ इस तरीके से गई है। ठीक, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये I1 है और ये हो गया है R1, मतलब जो I1 है वो I से ज़्यादा है, तो जो R1 है वो भी R से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से एक और लाइट रे निकली, यहाँ पे बाउंड्री पे टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ कि ये इसके पैरेलल चली जाती है। बात समझ में आ रही है, इसके पैरेलल चली जाती है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है और इसको बोल देंगे हम I2। लेकिन जो I2 आपका होता है और यही होता है IC के बराबर। तो खैर ये चीज़ें अभी हम देखेंगे, एक बार और देख लेते हैं। लाइट रे, एक लाइट रे निकली और इस बाउंड्री पे जाके टकराई। ठीक है, और इस बाउंड्री पे हम बोल देते हैं इसे I3। जब I3 की वैल्यू हम बोल दें, अब देखिए जो I3 की वैल्यू है वो I2 से ज़्यादा है, मतलब ये है कि अब लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है। मतलब डेंसर मीडियम से गई लाइट रे, बाउंड्री से टकराई, फिर डेंसर मीडियम में वापस आ गई। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल देते हैं ये जो वापस आई है ये R3 से वापस आई है। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाले केस में हम जानते हैं कि I और R दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे I3 इज इक्वल टू R3, ये होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे। जो एक्चुअल में I2 है, I2 वो I3 से कम है, I3 से कम है। लेकिन I3 वाले केस में क्या हो रहा है कि I3 से जब इस पे टकराती है तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि I3 I2 से ज़्यादा है और I2 की जो वैल्यू है, I2 की वैल्यू है, इसको बोला जाता है IC, यानी कि I2 को ही बोला जाता है IC और इसी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल इसे ही बोला जाता है। मतलब लाइट रे जो है वो टकराती है I2 और I2 को अपन बोल दें IC से। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो जो जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंट करती है, टकराती है जाके इस बाउंड्री से, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन का केस तभी आता है जब IC की वैल्यू I3 से कम हो। मतलब हम बोल दें कि इससे अगर हम ज़्यादा एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करा रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन का केस बन जाएगा, मतलब लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी।
अब देखिए यहाँ पे देखा हमने कि एक लाइट रे डेंसर मीडियम से चली, बाउंड्री से टकराई, फिर उसी मीडियम में वापस आ गई। इसी केस को बोला जाता है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी इसी को बोलते हैं अपन TIR। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान रखिएगा इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन को आप बिल्कुल अब ध्यान मत दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा एंगल है जिस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस देखने को मिलता है। तो अभी हमने देखा कि जब IC की वैल्यू यानी I3 की वैल्यू IC से ज़्यादा हो जाता है तभी जाके TIR का केस देखने को मिलता है। बात समझ में आई। अब चलिए इसे प्रूव कर देते हैं बाय स्नेल्स लॉ। अब हम स्नेल्स लॉ से देखना चाहते हैं कि वो कौन सा एंगल है यानी IC की वो कौन सी वैल्यू है जिस पे TIR देखने को मिलता है। तो हम बोलेंगे बाय स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ के हिसाब से इस वाले पोर्शन पे केवल ध्यान देना है अपने को, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं N1, यानी कि इसको हम बोल दें वाटर, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं N एयर, या फिर इसको हम ऐसे भी चाहें तो N डेंसर है, ND भी बोल सकते हैं, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। और इसको हम बोल सकते हैं NR यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। अब हम स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं तो देखिए हम क्या बोलते थे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ND इंटू साइन, अब देखिए साइन ये क्या है IC इज इक्वल्स टू, अब हम बोलेंगे NR, तो NR इंटू साइन R, और साइन R की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री। और हम सबको पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, ये पता है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ से निकालेंगे, अगर इसकी बात करें तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे साइन IC इज इक्वल्स टू NR अपॉन ND, ये लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसे हम लिख सकते हैं IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स NR अपॉन ND, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो क्रिटिकल एंगल आया है वो आया है साइन इनवर्स NR अपॉन ND। अब बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिली है कि वो हमने साइन इनवर्स क्या लिख दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, जब इस तरीके का आता है कुछ भी देखने को, तो जब हम इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये इधर जब आता है तो वो इन्वर्स के फॉर्म में आता है। आप बस इसे ध्यान रखिएगा कि इसको बोला जाता है साइन इनवर्स। क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स, ये बोला जाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखिए, मान लीजिए कि अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइन थीटा की वैल्यू मान लो कि 1/2 दे रखी है तो थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। इसी तरीके से अगर कॉस थीटा की वैल्यू मान लो कि इसको हम बोल दें कि √3/2 दे रखी है तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स √3/2। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से लिखते हैं। तो खैर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, TIR वाले केस में। तो अभी हमने देखा कि जो क्रिटिकल एंगल आया है, क्रिटिकल एंगल का मतलब जो IC की वैल्यू आई है वो आई है साइन इनवर्स, IC की वैल्यू है वो है साइन इनवर्स NR अपॉन ND। अब ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि जो रेयरर मीडियम था वो एयर था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें सबको पता है 1 होता है, और जो डेंसर मीडियम था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N मान ले रहे हैं, ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो NR की वैल्यू कितनी है 1 और ND की वैल्यू कितनी है N। तो जो IC आएगा वो आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे NR के प्लेस पे 1 अपॉन N, ये आ जाएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन N, ये आएगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। बात समझ में आ रही है?
तो देखिए अगर हम बात करें कि इसके एप्लीकेशन को, तो इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है जैसे मिरेज, राजस्थान में जो देखते हैं मिरेज का मतलब होता है कि आपने ये सुना होगा, हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा कि राजस्थान में जैसे क्या होता है, जहाँ पे बालू वगैरह होता है, सैंड, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जब हम दूर से देखते हैं किसी पेड़ को तो पानी नज़र आता है ना, वहाँ पे पानी नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ तालाब है। तो उसी चक्कर में बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, मतलब मर भी जाते हैं, क्योंकि वो भ्रम हो जाता है कि यहाँ पे पानी है, जबकि जब पास में जाते हैं तो पानी दिखता नहीं है। ठीक है, ये इस कारण होता है, मतलब कि TIR के कारण होता है। TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये केस देखने को मिलता है। उसी तरीके से आप देखते हैं डायमंड का चमकना, जो हीरा है वो बहुत ज़्यादा चमकता है। जैसे ही एक लाइट रे अंदर एंटर की तो हीरे को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि जो उसका TIR है, मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल है, मतलब जो एंगल बाहर निकलने के लिए टकराता है, वो एक्चुअल में TIR से बड़ा होता है, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। इसी वजह से वो लाइट रे बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है, मतलब जैसे हमने बोला कि ये हीरे की एक परत है, यानी कि ये इसका किनारा है, जैसे ही लाइट रे इसके अंदर एंटर करता है तो हम देखते हैं कि जो ये आई है, ये आई IC से ज़्यादा होता है हमेशा, ये आई IC से ज़्यादा होता है हमेशा। इसी वजह से क्या होता है कि ये लाइट रे अगेन उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो हीरे को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्रैक्टेड एंगल से ज़्यादा, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लाइट रे उस हीरे के अंदर ही घूमते रहती है। ठीक है, और इसी वजह से हीरा बहुत ही ज़्यादा चमकता है। मिरेज की बात हमने कर ली, जैसे वो भ्रम हो जाता है पेड़ की पानी है। ठीक है, इसी तरीके से लूमिंग को आप जैसे अगर आप यहाँ पे जाएं बर्फीले क्षेत्र में, ठीक है, जैसे हिमाचल वगैरह की पहाड़ियों पे जाएं जहाँ पे बर्फ़ जमा होता है, वहाँ पे आप देखेंगे इग्लू यानी जिसको लूमिंग बोला, इग्लू। तो इग्लू जो देखेंगे आप, जब दूर से देखेंगे तो वो हवा में ऐसे लटकता हुआ नज़र आता है, मतलब कि वो अगर ऐसे हो, समझिए कि वो इस तरीके से ऐसे है, तो आप जब दूर से उसको देखेंगे तो वो ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, ये केवल होता है TIR के कारण। अगर हम बात करें इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर की, जिसे अब आप सभी लोग जान चुके हैं कि ऑप्टिकल फाइबर वगैरह क्या होती है, अगर नहीं पता है तो ये चीज़ जान लीजिए। जैसे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके हम एनर्जी लॉस को बचाते हैं। जैसे हमारे जो ये इंटरनेट वगैरह आता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आता है। ठीक है, जो उसके अंदर रेज होती हैं, जो इंटरनेट की रेज होती हैं, वो रेज क्या करती हैं, उस ऑप्टिकल फाइबर में टकराती हैं और टकरा के बिना एनर्जी लॉस किए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर में भी TIR का यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। ठीक है, और हम मिरेज वगैरह, लूमिंग वगैरह भी अपना एक अलग से लेक्चर बनेगा, उसमें देखेंगे इसका एप्लीकेशन कि मिरेज वगैरह कैसे बनता है, लूमिंग वगैरह कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है।